तो अभी तक हमने जितने आंसर पढ़े वो सभी 10th साइंस की बायोलॉजी से थे। अब हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जो मुख्य अंतर है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अम्ल और क्षार में अंतर, सबसे इजी आंसर है ये भी, पढ़ने से ही याद हो जाता है एक ही बार में। अम्ल और क्षार में अंतर, क्या अंतर है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जो भी खट्टी चीजें आपने देखी हैं, जैसे नींबू हुआ, टमाटर हुआ, ये सभी अम्ल के अंतर्गत आते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। और जो क्षार होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले होते। कैसे होते हैं बेटा? क्षार स्वाद में चखने पर कसैले होते हैं। कसैले मतलब थोड़े थोड़े कड़वे जैसे लगते हैं, कसैले होते हैं। दूसरा, अम्ल जो होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। और जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं? क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्षार लाल लिटमस को, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है इस बोर्ड पे मार्कर से लिखने का, तो राइटिंग पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, ठीक है, लाल लिटमस को नीला करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा पीएच मान। अब ये तो आपको पता है कि कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे के अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं कि क्षार करते हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप कभी नहीं भूलेंगे। इसके लिए आपको बताया था, इसमें आप अनिल याद कर लीजिएगा। अनिल, अम्ल में क्या याद कर दीजिए? अनिल भैया को याद कर लीजिएगा। तो जैसे ही आप भूल जाए, अनिल भैया तुरंत आएंगे और आपको बता देंगे कि आ से अम्ल, ना से नीले को लाल करता है, अम्ल नीले को लाल करता है। तो अनिल भैया आपका सारा कंफ्यूजन दूर कर जाएंगे, और जैसे ही आपको अम्ल का पता चलेगा आप क्षार के बारे में भी बता देंगे, इसका जस्ट अपोजिट क्षार हो जाएगा। तो अम्ल नीले लिटमस को लाल करेंगे, क्षार लाल लिटमस को नीला करेंगे। अब आता है पीएच मान। पीएच मान कितना होता है? तो अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है, 7 से कम होता है, यानी कि 0 से 7 के बीच में होता है। और जो क्षार होते हैं, तो क्षार का पीएच मान कितना होता है? क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है, 7 से 14। और जिसका पीएच मान 7 होता है वो क्या होता है? तो जिसका पीएच मान 7 होता है वो उदासीन होता है, जैसे कि हमारा जल, पानी। इसीलिए ना वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है। तो हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा इसमें? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कसैले होते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, क्षार लाल लिटमस को नीला करते हैं, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है, 7 से 14 के बीच होता है। और एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका जो पॉइंट है, जिसकी परिभाषा भी हम इसे कह सकते हैं कि अम्ल क्या है या क्षार क्या है। तो अम्ल, ये सबसे पहले लिखना चाहिए हमें, सबसे महत्वपूर्ण होता है ये। जो अम्ल होते हैं वो क्या होता है? जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अम्ल जलीय विलयन में, अब थोड़ा थोड़ा लिखते बनेगा हमसे, विलयन में H+ आयन देते हैं। और क्षार में क्या होता है? OH। क्षार क्या करते हैं? क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्षार जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, आयन देते हैं। इतना क्लियर है? अब एक एक हम एग्जाम्पल लिख देंगे। अम्ल का एग्जाम्पल लिख देंगे, 5 पॉइंट हो जाएंगे आपके। HCl और HNO3।
और क्षार में आप लिख देंगे NaOH, जिसमें OH होता है वो सभी क्षार होते हैं, और KOH। देखिए इसलिए हमने कहा था इसमें OH माइनस होता है और इसमें H प्लस आयन होता है। यही जब जली विलयन में होते हैं तो ये अलग हो जाते। तो ये हमारा हुआ अम्ल और क्षार का अंतर। अगला है हमारा धातु तथा अधातु में अंतर। सबको याद हो गया होगा, ये बहुत इजी है, एक बार पढ़ लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा खराब राइटिंग का। चलिए अब हमें पढ़ना है धातु अधातु में। धातु अधातु का क्वेश्चन दो प्रकार से पूछा जाए, तो यदि स्पेशल कोई वर्ड दिया जाए तो आप वो लिखेंगे, नहीं तो जो आपको याद रहे आप वो भी लिख सकते हैं। धातु अधातु भौतिक गुण पूछे जाते हैं और रासायनिक गुण पूछे जाते हैं। तो हमें पहले हम पढ़ते हैं भौतिक गुण। धातु और अधातु के भौतिक गुणों में अंतर। क्या अंतर होता है धातु अधातु के भौतिक गुण में? भौतिक गुण मीन्स होता है जो गुण हमें देखने से ही किसी के दिखाई देते हैं वो उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। अब धातु और अधातु, तो सबसे पहले आप धातु तो जानिए कि धातु क्या होती है। धातु जैसे सोना, चांदी, गोल्ड, लोहा, तांबा, ये सब हमने सुना है, देखा भी है ना। तो देखा है तो हमें कैसा दिखता है? सोना चांदी हमें कैसा दिखता है? चमकीला दिखता है, ठीक है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई कि धातुएं चमकीली होती हैं। और ये कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। इसकी दूसरी प्रवृत्ति हो गई विशेषता हो गई कि सभी धातुएं कैसी होती हैं? कठोर होती हैं। अगला, यदि हम उनको बजाते हैं, मान ली लोहे का कोई पाइप है, उस पे हम एक रॉड मारते हैं तो उसमें आवाज आएगी, ठीक है ना। लोहे का है या किसी भी अन्य धातु का है तो उसमें आवाज आएगी। आवाज आने का मतलब है कि उसमें ध्वनि उत्पन्न हो रही है, ठीक है। तो धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो हम लिखते जाते हैं क्रम से। पहला है सभी धातुएं ठोस होती हैं। ठोस होती हैं किसको छोड़कर? पारे को छोड़कर। पारा अपवाद है इसका। पारा कैसा होता है? द्रव धातु है लेकिन द्रव अवस्था में होता है, तो ये इसका अपवाद के रूप में लिखा जाता है। अगला है हमारा अधातु। सभी धातुएं ठोस होती हैं। अधातुएं कैसी होती हैं फिर? अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में होती हैं। दूसरा है सब धातुएं कठोर होती हैं। नहीं, कठोर नहीं, पहले हम इसका लिखेंगे धातुएं चमकीली, धातुओं में चमक होती है। धातुओं में चमक होती है और अधातुओं में चमक नहीं होती। इनमें चमक नहीं होती, ठीक है। अगला है आपका तीसरा, धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। आघात वर्धनीय का मतलब क्या होता है? पिछली बार के 2023 के पेपर में पूछा गया था कि आघात वर्धनीय और तन्य का अर्थ बताइए। तो आघात वर्धनीय वह गुण है जिसमें धातुओं को ठोककर पीटकर उनकी पतली चादर बनाई जाती है। और तन्यता धातुओं का वह गुण होता है जिससे उनको खींचा जा सके, ताना जा सके और उनके लंबे लंबे इससे तार बनाए जाते हैं, जिससे आभूषण या जो तार वाला काम होता है वो सब इसमें तार इससे बन जाते हैं। तो धातुएं आघात वर्धनीय होती हैं। अधातुएं ये क्या होती हैं? ये आघात वर्धनीय नहीं होती। वर्धनीय नहीं होती। तो कैसी होती हैं? ये भंगुर होती, मतलब इन पे आप चोट करोगे, हथौड़ा मारोगे तो ये टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी। भंगुर होना मतलब टूटकर बिखर जाना। धातुएं तन्य होती हैं। धातुएं तन्य होती हैं। तन्य का मतलब उन्हें खींचा जा सकता है, उनके लंबे तार बनाए जा सकते हैं। और अधातुएं तन्य नहीं होती। ये तन्य नहीं होती, ठीक है। तो इतने आप आंसर धातुओं के भौतिक गुण में लिख देंगे।
धातुएं ठोस होती हैं, अधातुएं ठोस, द्रव, गैस तीनों होती हैं। धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातुएं आघातवर्धनीय होती हैं, अधातुएं आघातवर्धनीय नहीं होती। सभी धातुएं तन्य होती हैं और अधातुएं तन्य नहीं होती। ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो उनको देखने से ही हम बता सकते हैं। अगला है अब हमारा धातु और अधातुओं के रासायनिक गुणों में अंतर। ठीक है, भौतिक गुण अलग होते हैं, रासायनिक गुण अलग होते हैं। यदि कुछ भी नहीं लिखा जाता, सिर्फ इतना पूछा जाए आपसे कि धातु अधातु में अंतर लिखिए, तो आप दोनों प्रॉपर्टीज में से कोई सी भी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। लेकिन यदि स्पेशली पूछा जाए कि धातु अधातु के रासायनिक गुणों में अंतर लिखना है, तो अब हम पढ़ते हैं रासायनिक गुणों में अंतर। तो दिखाई दे रहा है यहाँ से? हाँ। तो सबसे पहला है धातुएं अपचायक होती हैं। बहुत शॉर्ट में अब हम पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। धातुएं अपचायक होती हैं, और जो अधातुएं हैं वो अधातुएं उपचायक होती हैं। इनकी जो प्रवृत्ति है वो उपचायक प्रवृत्ति की होती है, उपचायक होती हैं। जो धातुएं हैं, सभी धातुएं किससे? अम्ल से क्रिया करके, धातुएं अम्ल से क्रिया करके, धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती हैं। ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं या विस्थापित करती हैं। ठीक है, और अधातुएं अम्ल से क्रिया नहीं करती। ये अम्ल से क्रिया नहीं करती। इज दैट क्लियर? ओके, दिखाई दे रहा? चलिए, अगला है आपका धातु अधातु में। ये धातुएं विद्युत धनात्मक होती हैं। धातुएं विद्युत धनात्मक प्रवृत्ति की होती हैं और अधातुएं विद्युत ऋणात्मक होती हैं। विद्युत ऋणात्मक होती हैं। तो इतना आपके लिए 3 नंबर 4 नंबर के लिए काफी है। अब धातु अपचायक होती हैं, धातु उपचायक होती हैं। धातु अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, धातु अम्ल से क्रिया नहीं करती। एक और बहुत, ये भी 1 नंबर में इससे क्वेश्चन बनता है। धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। और जो अधातुएं हैं, अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। इनके जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होते हैं। इतने क्वेश्चन आपको याद करने हैं। 1 घंटे में सारा वीडियो आपका पूरा हो जाएगा, पूरी साइंस आपकी कवर हो जाएगी। तो बार बार इसको रिपीट करके देखना है और अपने दोस्तों को भी भेजना है, शेयर करना है सबसे। सबका भला, सबका साथ, सबका विकास। ठीक है, चलिए, तो आपने लिख ही लिया होगा, आपके पास होगा भी, और आप इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा। बहुत इजी है। एक बार पढ़ने से ही, सुनने से ही, कहते हैं पढ़ी हुई चीज कम याद रहती है लेकिन सुनी हुई ज्यादा याद रहती है। इसलिए समय है कम, ऐसे पढ़े हम। कैसे पढ़े हम? वीडियो देखकर पढ़े हम, जल्दी जल्दी। अब आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। दिखाई दे रहा है? साबुन और अपमार्जक। अब हमसे लिखते भी बन रहा है थोड़ा थोड़ा। अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक। साबुन और अपमार्जक में अंतर।
अपमार्जक मतलब होता है, साबुन तो आप लोग समझते हैं, कपड़ा वगैरह धोते हैं जो टिकिया के रूप में होती है। अपमार्जक जो पैकेट में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, जिसे हम निरमा कहते हैं, वो अपमार्जक कहलाता है। तो जो साबुन होते हैं वो क्या होते हैं? साबुन कहाँ से दिखाइए, यहाँ से। साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। और अपमार्जक क्या होते हैं? अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले, अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले बसीय अम्लों के अमोनियम या सल्फोनिक लवण होते हैं। अमोनियम या सल्फोनिक लवण होते हैं। अगला है आपका साबुन कठोर जल में झाग नहीं देते। जो साबुन होते हैं, साबुन कठोर जल में कम झाग देते तो है लेकिन कम झाग देते हैं। और जो अपमार्जक होते हैं, अपमार्जक कठोर जल में भी अपमार्जक कठोर जल में भी झाग देते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया ये जो साबुन है वो साबुन की सफाई की क्रिया साबुन की सफाई जो होती है वो कम होती है, सफाई की क्रिया कम होती है। और जबकि जो अपमार्जक होते हैं वो बहुत अच्छा साफ कर देते हैं कठोर जल में भी। अपमार्जक की सफाई क्रिया बहुत अच्छी होती है या उपयुक्त होती है, आप किन्हीं भी शब्दों का उपयोग कर सकते हैं, अच्छी होती है। तो ये हो गया आपका साबुन और अपमार्जक में अंतर। अपमार्जक मतलब कभी कभी सिर्फ साबुन पूछ लिया जाता है कि साबुन क्या है, तो आप लिखेंगे साबुन उच्च बसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन कठोर जल में कम झाग देते हैं, अपमार्जक कठोर जल में अधिक झाग देते हैं। साबुन की क्रिया कम प्रभावशील होती है अपमार्जक की अपेक्षा, जबकि अपमार्जक किसी भी प्रकार के जो जल होता है, मृदु जल हो या कठोर जल, उसमें ये सफाई अच्छी करते हैं। तो ये हमारा हो गया साबुन और अपमार्जक में अंतर। समझ में आ रहा है ना सबको अच्छे से? थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा शायद, क्योंकि मुझे अकेले ही करना पड़ रहा है ये सब सेटिंग, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा है। देखिए साबुन तथा अपमार्जक में अंतर। ये सारा जो पूरा हमारा चैप्टर बायो का कंप्लीट हो गया था। अब ये केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया। इसमें एक आधा डिफरेंस ही बचा होगा केवल। इसके बाद हम 1-2 क्वेश्चन है सिर्फ फिजिक्स के, बाकी हमारा ये कंप्लीट होने वाला है ये सेशन। हाँ, अगला है आपका ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
बहुत पूछा जाता है ये ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा क्षेपी, जैसे ही नाम से ये स्पष्ट है, मैं बार बार बोलती हूँ कि नाम से ही हिंदी ही आप शुद्ध है आपकी, तो आप पहले ऊष्मा क्षेपी यानी उत्सर्जन होना, और ऊष्मा शोषी यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होना। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होगा। बहुत सिंपल है, ठीक है। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, वे क्या कहलाती हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो आपने एक, जब हम चूना लाते हैं मार्केट से CaO प्लस, उसमें हम क्या मिलाते हैं? H2O मिलाते हैं। तो क्या हो जाता है उसमें? CaOH होल ट्वाइस बनता है, प्लस बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है। हमने ये सभी ने ये एक्सपीरियंस किया है, सभी के घरों में चूना कभी ना कभी आया है, और उस चूने में जब भी हमने पानी मिलाया है तो बहुत सारी ऊष्मा, हमने कोई आग नहीं जलाई उसमें, हमने उसको कहीं गैस पर नहीं रखा, अपने आप ही ऊष्मा उसमें उत्सर्जित होती है। तो इन अभिक्रियाओं को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। और जिन अभिक्रियाओं को ऊष्मा दी जाए, अभिक्रिया संपन्न होने के लिए ऊष्मा दी जाए, सूर्य प्रकाश दिया जाए, ताप दिया जाए, तो वो सारी अभिक्रियाएं आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल आप लिखेंगे 2AgCl, जब इसको प्रकाश की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है, प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होता है? (2Ag + Cl2) ये अलग निकल जाता है। यानी कि ये, इसमें हमें क्या करना पड़ा? इसमें हमें प्रकाश देना पड़ा, यानी कि ये अभिक्रिया संपन्न होने के लिए प्रकाश की आवश्यकता हुई, इसलिए ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाएगी। अगला इसी फर्स्ट चैप्टर से ही है आपका, ये सारे फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन हैं आपके। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, इन्हीं को संयोजन और वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन वियोजन अभिक्रिया के एग्जाम्पल में आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे तो ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया आपको मिलेगी। अगला है आपका उपचयन और अपचयन। चूंकि इसका मैंने एक फुल वीडियो बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। कहाँ दिख रहा है? उपचयन और अपचयन दिख रहा है? हाँ, उपचयन और अपचयन। तो उपचयन, ये पूरा वीडियो मेरे चैनल पर डला हुआ है, आप देख लीजिएगा। ये पूरे 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन जो भी बहुत डिटेल में उसको समझाया है, यहाँ पर मैं बहुत शॉर्ट में इसको समझा रही हूँ। तो उपचयन यानी कि हिंदी में और लिख लीजिए इसको, ऑक्सीकरण, ठीक। और अपचयन यानी कि अपचयन, ये ही नाम है। तो जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन, या हम सीधा लिखेंगे, शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा सा, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हाइड्रोजन का
निकलना भी ऑक्सीकरण कहलाता है, ये उपचयन कहलाता है। और हाइड्रोजन का जुड़ना भी अपचयन कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण। फुल वीडियो के लिए आप अगले मेरे चैनल के वीडियो को देखिए, इसको बहुत अच्छे से आपको इसमें समझ में आएगा। यहाँ मैंने बहुत कम शब्दों में समझाया हुआ है, फिर भी आप ये 2 नंबर का आएगा तो आप इसको लिख के आना है आपको, और आपको इसके एग्जाम्पल भी लिखने हैं। तो चलिए आज का ये सेशन, ये हमारी जो विभिन्न अंतर वाली अभिक्रिया है, अभी इसमें फिजिक्स का और रह गया। फिजिक्स के आपके क्या रह गए हैं? फिजिक्स के आपके मुख्य रूप से एक ही अंतर मुझे समझ में आया है, वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कुछ भी पढ़ाऊंगी तो वो लिखूंगी। आपने पढ़े होंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और ये कंफ्यूज भी बहुत करते हैं। तो आज हम उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर समझते हैं और इनको किस नाम से जाना जाता है। अब आप अच्छे से देख लीजिए, कहीं आपको ऐसा ना हो कि रह जाए। नहीं दिखेगा, इतना इतना दिखेगा। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस, तो सबसे पहले तो आपको लेंस बनाना आना चाहिए कि उत्तल लेंस कैसे बनता है और अवतल लेंस कैसे बनता है। तो ये जो गोल डिजाइन वाला जो लेंस आपने देखा होगा, ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, ये क्या होता है? उत्तल लेंस। और ये जो लेंस होता है ये कहलाता है आपका अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब उत्तल लेंस क्या करता है? उत्तल लेंस जो किरणें समानांतर आती हैं, जो इस तरह से किरणें आती हैं, इनको उत्तल लेंस एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। क्या कर देता है? एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है। ठीक है, इसलिए तो जब कोई लेंस या कोई पदार्थ किसी चीज को एक बिंदु पर जो एकत्रित करता है, अभिसरित कर देता है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस से जो प्रकाश किरणें निकलती हैं वो उनको और फैला देता है। ये लो, ये लो, इधर को जाओ, इधर को जाओ। जैसे आपने हेडलाइट में जो देखा होगा, गाड़ियों में जो आगे अग्रदीप लगे होते हैं, हेडलाइट लगे, उसमें अवतल लेंस लगा होता है, क्योंकि ये क्या करता है, जो हम छोटा ही बल्ब लगा रहता है ना, लेकिन वो हमें पूरे रोड पे रोशनी देता है, तो वो वहाँ अवतल लेंस होता है और ये उसको फैलाने का कार्य करता है। तो उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ये दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिएगा। ठीक, अब इसके हम प्रॉपर्टीज लिख देंगे और वही इसके अंतर हो जाएगा। तो उत्तल लेंस जब इसमें अंतर लिखेंगे तो हम कहेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को और फैला देता है, यानी कि और अधिक अपसरित कर देता है। अगला हम इसके बारे में वर्णन करेंगे कि उत्तल लेंस बीच से मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है, जबकि अवतल लेंस किनारों से मोटा होता है और बीच से पतला होता है। उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी है जो वो ऋणात्मक होती है। बस यही इसमें मुख्य अंतर है। क्या? फोकस दूरी की बात कर रहे हैं, फोकस दूरी। तो इसकी फोकस दूरी जो है वो धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी अवतल लेंस की जो है वो ऋणात्मक होती है। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, जो लेंस प्रकाश किरणों को अपसरित कर देता है, एक बिंदु पर इकट्ठा कर देता है, वह अभिसारी लेंस कहलाता है, और जो लेंस प्रकाश किरणों को फैलाने का कार्य करता है वह अवतल लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस बीच से
मोटा होता है, किनारों पर पतला होता है। अब द लेंस बीच में पतला होता है और किनारों पर मोटा होता है, ये इसका मुख्य अंतर होता है। और आज का हमारा सेशन पूरी साइंस एक वीडियो में खत्म। उम्मीद है आप सबको ये पसंद आएगा और सब बच्चों को आप सबका साथ सबका विकास, मैंने कहा है चूंकि इसमें बहुत मेहनत लगी हुई है, इसलिए क्योंकि सुबह से का वीडियो शाम को कंप्लीट हो पाया, क्योंकि समय है कम। तो अब कैसे पढ़े हम, फिर से एक बार इस वीडियो से पढ़े हम, और इस तरह से एक वीडियो और मैं आपको लेकर आऊँगी MCQs वाला। कल शाम तक वो आपको पोस्ट कर देंगे, तो उसमें आपके जो इम्पोर्टेंट MCQs 1 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट कर लेंगे और एक बार सुनने से आपके माइंड में रहेंगे। तो जाते समय एक बार क्या कई बार प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और जिन बच्चों जो 10th के बच्चे इस समय हैं क्लास में, उन सब के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।